कल आपके साथ। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर पर। हम आपके लेकर आए हैं नया सवेरा, और खासतौर से आज की जो सुबह है वो अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि आज खबरों की अगर बात करेंगे तो आज हम देखेंगे किस तरीके से भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता जो है, क्या उसकी घोषणा होती है या नहीं, और हर लिहाज से वाकई एक जो नई शुरुआत है नया सवेरा में वो मानी जाएगी। बिल्कुल मुकुल, और इस शिखर सम्मेलन को लेकर के पूरी दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई है। तो नया सवेरा में खास तौर पर हम बात करेंगे भारत और ईयू के बीच होने वाले समझौते से जुड़ी हुई, इसके साथ साथ आपको खेल जगत में भी लेकर के चलेंगे, आपकी सेहत की भी बात करेंगे, और सूचना और प्रौद्योगिकी की बात करने के साथ साथ दुनिया भर की तमाम खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी, मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 16वां भारत ईयू शिखर सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय संघ के नेतृत्व की नई दिल्ली में होगी बैठक। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी। भारत ईयू व्यापार निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद में राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। अहम राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यसूची पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले विशेष दल से करेंगी मुलाकात। आदिवासी मेहमान, झांकी कलाकार, एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स होंगे शामिल। अमेरिका में भीषण बर्फीले तूफान में करीब 2 दर्जन लोगों की मौत। 19 करोड़ आबादी कोल्ड अलर्ट के दायरे में, कई उड़ानें और ट्रेनें रद्द। और विमेंस प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी मात। नेथ्सियर ब्रंट ने लगाया डब्ल्यूपीएल के इतिहास का पहला शतक। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। जी हां, केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कामकाज पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठक की जो सभा है आज करीब 11 बजे होगी, और सभी इसमें राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ वो बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य है कि विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित करना और सत्र में उठने वाले प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों का प्रबंधन करना। आपको बता दें, बैठक संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में होगी। तो राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक आज। सत्र के सुचारू संचालन के लिए इस बैठक को बुलाया गया है, और सत्र से पहले अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। और विधायी कामकाज की सूची पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो सर्वदलीय बैठक का मुख्य रूप से अगर उद्देश्य देखा जाए तो सभी दल मिलकर के तय करते हैं कि इस सत्र में विधायी कामकाज किस तरह से सुचारू रूप से संचालित किया जाए। सभी दलों की राय जानने का मकसद होता है सर्वदलीय बैठक का, और इसीलिए सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को इस सर्वदलीय बैठक में बुलाया जाता है। सत्र के एजेंडे पर सभी दल अपनी अपनी राय रखते हैं। आपको ये भी बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये बैठक बुलाई है। अब खासतौर से संसद का जो बजट सत्र है वो कल यानी 28 जनवरी से शुरू होगा, और केंद्रीय बजट 1 फरवरी यानी रविवार के दिन पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण और आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र की शुरुआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र का पहला चरण कल 13 फरवरी तक का होगा, और वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाला है। बजट सत्र में कुल 30 बैठकें
निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत ही अहम रहने वाली है आज की सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से। कौन कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जो इस बार की जो संसदीय कार्रवाई होने वाली है उसमें सूचीबद्ध किए जाएंगे? सपना, देखिए, बजट सत्र 2 चरणों में होता है, आपने उसकी जानकारी दी। और जो पहला चरण है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सभी की निगाहें रहती है कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करती है। हम जानते हैं कि 1 तारीख को ये बजट पेश होना है, रविवार के दिन। तो ऐसा पहली बार होगा कि रविवार के दिन आम बजट पेश किया जाएगा। सभी की निगाहें होंगी कि क्या कुछ बड़े ऐलान बजट में किए जाते हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि हम पहले चरण में क्या कुछ होता है ये दर्शकों को बताना चाहेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हम जानते हैं कि अगले दिन जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें जो अर्थव्यवस्था की तस्वीर है वो पेश होती है, और उसके बाद आम बजट पेश होता है। 1 तारीख को, 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। और फिर अगले हफ्ते चर्चा शुरू होती है, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होती है दोनों सदनों में। वो चर्चा पूरी होने के बाद इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। उसके बाद बजट पर चर्चा होती है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की यही होती है कि पहले चरण में इस जरूरी कामकाज को पूरा कराया जाए, और दूसरे चरण में बजट पारित कराने की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो मंत्रालयवार जो आवंटन होता है, अनुदान मांगे होती है, उनको पारित कराया जाता है। और इस बीच विपक्ष के लिए दरअसल दूसरा जो चरण होता है उसमें वो कुछ मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। हमने देखा है कि पिछले सत्र में कई मुद्दों को लेकर टकराव देखने को मिला। अंततः चर्चा हुई, किस तरह से चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हुई टकराव के बाद, और कई महत्वपूर्ण विषयों पर, पोल्यूशन पर चर्चा पिछले सत्र में नहीं हो पाई थी। तो हो सकता है कि विपक्षी दल इस बात की मांग करें कि बजट सत्र में इस पर चर्चा हो। तो ऐसे तमाम विषय होंगे। आज की जो सर्वदलीय बैठक है उसमें विपक्षी दलों की तरफ से उन विषयों को सामने रखा जाएगा जिस पर वो बजट सत्र के दौरान चर्चा चाहते हैं। सरकार पूरे एजेंडे को सामने रखेगी कि वो पहले चरण के बाद दूसरे चरण में कौन से महत्वपूर्ण बिल। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है, पेश करना चाहती है, चूंकि बीज से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बिल सरकार इसी सत्र में लाना चाहती। जी, बाकी महत्वपूर्ण जो विधायी कार्य हैं वो इस सत्र में भी हमें देखने को मिलेंगे, और उसी के चलते जिस तरीके से जो सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। लेकिन खासतौर से शैलेंद्र, अगर देखा जाए सर्वदलीय बैठक में तो विपक्ष के जो नेता हैं वो ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी सहमति जताते हैं, लेकिन जब सदन की कार्रवाई चलती है तो उसके विपरीत ही नजर आते हैं। देखिए, हमने देखा है कि एक रणनीति होती है संसद में विपक्षी दलों की कि वो सरकार को घेरने की कोशिश करें। ऐसे में शुरुआती दिनों में अक्सर हम देखते हैं कि टकराव देखने को मिलता है, लेकिन बजट सत्र के पहले चरण में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वहां हालात अलग हो, क्योंकि आम बजट पेश होना है और बजट के दिन उम्मीद यही है कि विपक्ष के नेता भी सदन में शांति बनाने जा रही हैं। जब वो 9वीं बार लगातार बजट पेश करने जा रही हैं, और महिला वित्त मंत्री के तौर पर ये एक रिकॉर्ड होगा। इससे पहले 10 बार मोरारजी देसाई ने अलग अलग सरकारों के समय बजट पेश किया था वित्त मंत्री के तौर पर। पी चिदम्बरम ने भी पेश किया था, लेकिन वो आप देखें कि अलग अलग समय में था। जब मोर्चा की सरकार थी और बाद में जब यूपीए की सरकार आई, लगातार 9 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री, और महिला वित्त मंत्री के तौर पर तो पहली बार होगा। आप जानते हैं कि देश के इतिहास में लंबे समय तक सबसे ज्यादा वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री रहने का रिकॉर्ड भी देखने को मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। शैलेंद्र, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आज जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है इसमें अगर विपक्ष के एजेंडे की बात करें तो क्या किसी विशेष विषय को लेकर के वो चर्चा की मांग करने की बात इस बैठक में रख सकते हैं बजट के अलावा? देखिए जी, बिल्कुल। अब हमने पहले भी कहा कि जिस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई थी पिछले सत्र में, और हम जानते हैं कि अंत में चर्चा सूचीबद्ध भी हुई थी दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को लेकर, और जो देश में पोल्यूशन के हालात है शहरों में,
तो फिर उस मुद्दे पर हो सकता है कि विपक्ष ये मांग रखे कि इस सत्र के दौरान चर्चा कराई जाए। इसके साथ ही साथ अलग अलग मुद्दों पर राज्यों से जो जुड़े कुछ विषय हैं उस पर चर्चा की मांग हो सकती है। और हम देखते हैं कि कई बार जब सत्र चलता है तो उस दौरान जो अचानक मुद्दे आते हैं उसको भी सदन में उठाने की कोशिश विपक्ष करता है। और चर्चा के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि शून्यकाल के दौरान भी कई मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं। हालांकि शून्यकाल में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनके सांसद अपने अपने क्षेत्रों के या फिर जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। तो उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं और सरकार की तरफ से कई बार हम प्रश्नकाल के दौरान देखते हैं कि कई जो सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं, तो उससे भी विपक्ष को एक जो जानकारी चाहिए होती है वो मिल जाता है। लेकिन अब आज औपचारिक तौर पर क्या कुछ मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता है, इसकी पूरी एक सूची वो सत्ता पक्ष को देंगे और उसके बाद मीडिया को ही बताएंगे। तमाम जब फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी तो इंतजार करना होगा कि पॉल्यूशन के अलावा कौन और से मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष चाहता है कि वो इसी सत्र में या फिर दूसरे चरण में उसको उठाया जाए, उस पर चर्चा हो अलग अलग नियमों के तहत। चलिए, बिल्कुल वाकई अब देखना होगा वो तमाम मुद्दे जो कि यहाँ शामिल होते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जो बजट की शुरुआत है वो होगी और आज सर्वदलीय बैठक संधि है जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा एक और अगर देखा जाए जो कि महत्वपूर्ण जिसको काफ़ी माना जा रहा है भारत के लिहाज से भी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिहाज से बिल्कुल। और अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करने वाले हैं। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में आर्थिक और व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन बैठक में यूरोपीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत यूरोपीय संघ सहयोग में विस्तार की दिशा में मंगलवार का दिन अहम माना जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले संभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग प्रमुखों के साथ बैठक में शामिल होंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पीएम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन से पहले आई एक बड़ी सूचना ने सम्मेलन की अहमियत को और बढ़ा दिया है। समाचार एजेंसियों के अनुसार भारतीय वाणिज्य सचिव ने जानकारी दी है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। समझौते से भारी भरकम ड्यूटी से छुटकारा, एक दूसरे के बाजार में बेहतर पहुंच, युवाओं के लिए मोबिलिटी से जुड़े अवसर, अधिक निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार और भारतीय उत्पादों के निर्यात में भारी वृद्धि जैसे लाभ होंगे। भारत ईयू शिखर बैठक को लेकर दोनों पक्ष बेहद उत्साहित हैं। यूरोपीय परिषद का कहना है कि यह शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का एक अवसर होगा। वहीं यूरोपीय आयोग की प्रमुख का कहना है कि एक सफल भारत विश्व को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है। भारत ईयू सहयोग को लेकर उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का स्पष्ट विकल्प चुना है। पूरक क्षमताओं से साझा ताकत पैदा करके हम बिखरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक और भी रास्ता है। मंगलवार को हो रहे शिखर सम्मेलन से इतर भारत यूरोपीय संघ व्यापार मंच के आयोजन की भी संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वर्ष 2004 से रणनीतिक साझेदारी है। भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों में कई क्षेत्रों में लगातार विस्तार और मजबूती देखने को मिल रही है। सोमवार को यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। यूरोपीय आयोग प्रमुख ने इसे जीवन भर का गौरव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक नई दिशा जो है इसके जरिए मिलती हुई नजर आ सकती है और भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार खासतौर से समझौते की अगर बात की जाए
या जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि भारत केवल दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं है, बल्कि वह वैश्विक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना देता है, सहयोग करता है। और इसके साथ साथ जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे वैश्विक स्थिरता जो है वहाँ भी एक भरोसेमंद अगर सहयोगी के रूप में देखें तो वहाँ भारत नजर आता है। साथ ही मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, यानी भारत यूरोपीय संघ FTA की अगर घोषणा की हम बात करें, इसे मदर ऑफ ऑल डील माना जा रहा है। किस तरीके से ये कारगर होती नजर आएगी और भारत के लिए आर्थिक कूटनीति के लिहाज से क्यों बेहद अहम साबित होगी? इससे पहले भी हमने देखा है कि बीते कुछ समय में भारत ने कई देशों के साथ ऐतिहासिक समझौते किए हैं। आखिर क्या है इन सब समझौतों की अहमियत, आइए जानते हैं। विकास को परिभाषित करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत न केवल तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक भी बन चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न केवल खुद को स्थापित किया, साथ ही आर्थिक मोर्चे पर कीर्तिमानों की नई इबारत भी लिखी है। भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसके अलावा पेरू और चिली के साथ भी व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत जारी है, जिससे देश विकसित भारत लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं वर्ष 2025 के 3 महत्वपूर्ण समझौतों की बात करें तो इनमें भारत न्यूजीलैंड FTA, भारत ओमान FTA और भारत UK FTA शामिल हैं। भारत और न्यूजीलैंड FTA पर बनी सहमति सबसे तेजी से संपन्न होते FTA समझौतों में शामिल हो गई है, जिससे न्यूजीलैंड में भारतीय निर्यात को बेहतर बाजार पहुंच और शुल्क वरीयताएं मिलेंगी। साथ ही ओशिनिया और प्रशांत द्वीप देशों के व्यापक बाजारों तक पहुंच का रास्ता भी खुलेगा। इसके जरिए भारत को कुशल कार्यबल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने का अवसर मिलेगा और आयुष सहित कई क्षेत्रों में भविष्य का सहयोग मजबूत होगा। इसके अलावा योग प्रशिक्षक, भारतीय शेफ, संगीत शिक्षक जैसी सेवाओं तथा IT, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं भी काफी बढ़ेंगी। वहीं बात भारत ओमान FTA की करें तो दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। कृषि, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट सहित भी अनेक अवसर मिलेंगे। समझौते से अलग अलग क्षेत्रों में और महत्वपूर्ण अवसरों का सृजन होगा। समझौते का उद्देश्य टैरिफ को काफी हद तक कम या खत्म करना है। व्यापार को आसान और निवेश प्रवाह को सुगम बनाएगा ये समझौता। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच बढ़ेंगे व्यापार के अवसर। ओमान का किसी एक देश के साथ दूसरा और लगभग 20 सालों में पहला FTA। साथ ही GCC देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। इसके अलावा जुलाई 2025 में हुए ऐतिहासिक भारत UK FTA से भी भारतीय निर्यातकों, राज्यों और MSME के लिए नए अवसरों के द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू होगा। क्या है इंडिया UK FTA? दोनों देश टैरिफ में बड़े पैमाने पर कटौती पर सहमत हुए हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाला 99% निर्यात शुल्क मुक्त होगा। दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार को 2030 तक लगभग $120 बिलियन तक दोगुना करने का लक्ष्य है। अलग अलग राज्यों को मिलेगा कई क्षेत्रों में समझौते से बड़ा लाभ। MSME को वैश्विक मंच पर पहचान के साथ मिलेंगे नए अवसर। पिछले कुछ सालों में भारत ने PM मोदी की अगुवाई में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें भारत EFTA व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता, जो कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के साथ हुआ। साथ ही भारत संयुक्त अरब अमीरात समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, जो कि वर्ष 2022 में हुआ। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2022 में हुआ और भारत मॉरिशस समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी शामिल है। समझौतों का ये बढ़ता नेटवर्क भारत की दूरदर्शी व्यापार रणनीति को उजागर करता है, जो विविधीकरण, लचीलेपन और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही इन समझौतों से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती GDP और अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती नहीं, दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो भारत बन रहा है दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता शुभेंदु इस पूरी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु, एक तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देशों में टैरिफ वॉर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और EU के बीच होने वाले ये जो समझौते हैं, जो ट्रेड डील है, वो कई मायनों में बेहद ही खास नजर आ रही है। लंबे समय से प्रतीक्षारत थे इस समझौते को लेकर के। पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं आज की इस बैठक को लेकर। जी बिल्कुल संध्या, देखिए कई कारण हैं कि इसको मदर ऑफ ऑल डील्स की तरह देखा जा रहा है। इसका जो साइज है, एक बार ये डील साइन हो जाता है तो करीब 2 बिलियन लोगों का जो मार्केट है वो तैयार हो जाएगा इंडिया और EU के कंपनीज और इन्वेस्टर्स के लिए। ये करीब 30% होगा ग्लोबल पॉपुलेशन का। इंडिया और EU की अर्थव्यवस्था को हम जोड़ के देखें, क्योंकि अक्सर FTA के बाद जो इकोनॉमीज है, जो अर्थव्यवस्था है, वो आपस में जुड़ जाती है एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को कवर करने के लिए। तो करीब 25% ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करेगी इंडिया और EU की पार्टनरशिप। $136 बिलियन की ये पार्टनरशिप अभी है। उसमें अगर आप सर्विसेज का ट्रेड भी जोड़ दें तो करीब $190 बिलियन का ट्रेड है। और पिछले दशक में ही ये करीब 90% तक ये बढ़ोतरी हुई है। अब जब हम उस मुकाम पर है जहां पर कि ये कंक्लूजन अनाउंस होने वाला है ट्रेड नेगोशिएशंस का, रिस्ट्रिक्शंस हटने वाली हैं काफी सेक्टर्स से, उसके बाद जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा होगा। काफी तेजी से दोनों अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, भारत और EU, आगे बढ़ पाएंगे। आपने सही कहा कि जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स हैं उनका भी खासा महत्व है। ऐसे समय में जो बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत की तरह जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज हैं, EU जो कि एक स्टेबल इकोनॉमिक स्पेस है, इन लोगों का सर्च होता है कि एक स्टेबल इकोनॉमिक पार्टनर मिल सके जिनके साथ प्रिडिक्टेबल लाइंस पे कोई टैरिफ का रातों रात कोई टैरिफ लग जाए, उस तरीके के प्रेशर्स ना हो। तो उस लिहाज से एक बहुत अहम पार्टनरशिप है भारत और EU के लिए। और इसका जो प्रभाव है ये वैश्विक अर्थव्यवस्था पे भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल शुभेंदु, और माना यही जा रहा है कि आज इसकी एक आधिकारिक घोषणा जो है वो हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो तमाम देश जो कि अपने आप को विकसित कहते हैं और कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व देखने को मिलता था, तो उन देशों के लिए भी कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने जैसा ये साबित होगा कि पूरा विश्व जो है सिर्फ उन पर निर्भर नहीं है, उनके अनुसार नहीं चल सकता। अब हर एक देश जो है वो अपने ढंग से अपने विकास को लेकर उसको प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुल, और इस चीज की एक्नॉलेजमेंट यूरोप के नेताओं ने खुद भी की है। उन्होंने कहा है कि जो अगली ग्रोथ का जो फेज है वो एशिया से आने वाला है। जापान और कोरिया जैसे देशों के साथ तो उनके अहम अग्रीमेंट पहले से थे। अब भारत को उस ग्रोथ का एक सेंटर देखा जा रहा है। एज फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी जैसे हम भारत को कहते हैं, जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का आउटपुट है वो भारत में कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। तो उस लिहाज से जो यूरोप की इकोनॉमी है, जिनमें कई तरीके से एक स्टैग्नेशन भी आ रहा है, वो डेवलपमेंट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो पहुंच चुके हैं और अब उनका GDP धीरे धीरे कम हो रहा है, स्टैग्नेट हो रहा है। उनको एक डायनामिक पार्टनर्स की जरूरत है, उनको नए मार्केट्स की जरूरत है, और इन दोनों ही लिहाज से भारत एक बहुत प्रमुख भागीदार के तौर पे सामने आया है। जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों मार्केट्स अगर कंबाइन हो जाते तो करीब $2 बिलियन 2 बिलियन लोगों की मार्केट का एक्सेस होगा। और जो स्टेबल पार्टनरशिप्स हैं, टैरिफ के प्रेशर से दूर, उस तरीके का प्रैग्मेटिज्म, जो सप्लाई चेन्स हैं उनको रिफ्रेश करने की जो पोटेंशियल है भारत में। आपको एक उदाहरण दूं, सेमीकंडक्टर्स में जैसे भारत इन्वेस्ट कर रहा है, यूरोप भी उसको खास तरीके से देख रहा है। उनकी जो अपनी स्पेशलिटी है वो जो इन्वेस्ट कर सकते हैं सप्लाई चेन में, तो भारत और EU मिलके ये जो क्रिटिकल सप्लाई चेन है, खासकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को, तो उनको दुरुस्त कर सकते हैं। तो भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है इस मुकाम पे यूरोप के लिए। शुभेंदु, टेक्नोलॉजी के साथ साथ कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिन पर आज FTA के दौरान बात बनती हुई नजर आएगी और भारत और यूरोपीय संघ दोनों मिलकर के एक साझा समृद्धि की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे?
संध्या, अगर हम ट्रेड बास्केट देखें भारत और ईयू का, तो बहुत डाइवर्स ट्रेड बास्केट है। लगभग सभी सेक्टर्स, वनरेबल सेक्टर्स को छोड़कर, हालांकि एग्रीकल्चर के भी कुछ पार्ट होते हैं उस ट्रेड बास्केट में, लेकिन जो वनरेबल सेक्टर्स होते हैं, भारत के लिए उदाहरण दें कि जो एग्रीकल्चर, डेयरी है, ये वनरेबल सेक्टर्स हैं। इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने देश में। तो उन एरियाज में हम उन मार्केट्स को उतना नहीं खोलते हैं, लेकिन अदर जो एरिया जहां पे हमारी स्ट्रेंथ्स है, जो फार्मास्यूटिकल, जो भारत को कहा जाता है कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सो फार्मास्यूटिकल्स में, ऑटो कंपोनेंट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो स्मॉलर बिजनेसेस हैं हमारे, एमएसएमईज हैं, जो अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के, एक उदाहरण के तौर पे इन सब एरियाज में भारत चाहेगा कि बेटर एक्सेस मिले। और हमें देखना होगा कि एक एफटीए, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से किसी एक देश के साथ नहीं हो रहा है, ये 27 डेवलप्ड देशों के साथ एक साथ हमें एक्सेस मिलेगा मार्केट में। तो उस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूरोप की भी जो अपनी वनरेबल एरियाज है, उनका जो ऑटोमोटिव सेक्टर है, उसको लेकर वो थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कोटा बेस्ड मार्केट ओपन करते हैं। तो इन वनरेबल सेक्टर्स को छोड़ के लगभग सारे सेक्टर्स टेबल पे हैं एफटीए नेगोशिएशंस में, जिनमें अलग अलग स्टेज पे ये ओपन अप होंगी अगले एक दशक में। कुछ सेक्टर्स तो तुरंत एक साल में जब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा ओपन अप हो जाएंगी। और इसके अलावा हमें देखना होगा कि डिफेंस पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ाया जा रहा है इंडिया और ईयू के बीच। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में जो एडवांसेस हुई हैं दोनों तरफ, किस तरीके से को प्रोडक्शन पे फोकस हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी और ऐसे एरियाज को लेकर जो पार्टनरशिप की जरूरत है, उन सब पे फोकस हमें देखने को मिलेगा इंडिया ईयू समिट और इस एफटीए में। जी बिल्कुल, और उस वजह से इसको हम ये भी कह रहे हैं, सिर्फ एक डील नहीं है बल्कि पैकेजेस ऑफ डील इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोगों को इसके चलते हम कह रहे हैं उनका जो जुड़ाव होगा और बाजार की जो पहुंच है वो और बेहतर अब हो सकेगी। बिल्कुल मुकुल, और फिलहाल जब हम ट्रेड डील की बात करते हैं, हम अक्सर गुड्स, जो पदार्थ होते हैं, हम उसके ट्रेड डील की बात करते हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि सर्विसेज, जो ह्यूमन रिसोर्स जिस तरीके से बिजनेस रिलेशंस को, इकोनॉमिक रिलेशंस को आगे बढ़ाता है दो देशों के बीच में, यहाँ भारत और ईयू के बीच में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि $136 बिलियन का तो गुड्स ट्रेड है 2024 के, अगर हम आंकड़े देखें, उसमें और करीब $50 बिलियन का सर्विसेज ट्रेड है, जो भारत की आईटी एक उदाहरण होगा इस एरिया में। नर्सिंग में जो एडवांसेस भारत ने की है, जो ट्रेन्ड वर्कफोर्स है भारत की, उनको मोबिलिटी का मौका मिले, उनको बेहतर एक्सेस मिले। हम 27 डेवलप कंट्रीज की बात कर रहे हैं यूरोप में, जहां पर भी डेमोग्राफी जो है काफी अलग है भारत से, वहां डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं, वहां स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। तो उन सब गैप एरियाज को भी जो भारत के वर्कफोर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको प्राथमिकता मिलेगी अगर जब ये एफटीए एक्शन में आ जाएगा। तो उस लिहाज से न सिर्फ गुड्स बल्कि सर्विसेज और ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी के लिए भी एक खास मौका है इस एफटीए के दौरान। बिल्कुल, यानी भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जो है वो अब हमें यहाँ नजर आएगी इसके जरिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से भारत और यूरोपीय संघ एफटीए की अगर बात की जाए संध्या, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हमने देखा था अपने वीजा नियमों में भी बदलाव किए थे, लेकिन अब अगर देखा जाए उन पर निर्भरता काफी हद तक खत्म होती नजर आएगी। बिल्कुल, निर्भरता भी कम होगी और द्वार भी जब खुलते हैं तो निश्चित तौर पर जो टैलेंट है उसे भी एक मंच मिलता है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, प्रौद्योगिकी की बात हो, और जिस तरह से अभी संवाददाता बता भी रहते हैं हमारे शुभेंदु कि रक्षा क्षेत्र को लेकर के भी अहम डील होने की संभावना यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो तकनीक का जब आदान प्रदान होता है तो निश्चित तौर पर प्रगति के द्वार खुलते हैं। जी बिल्कुल, उस बारे में लगातार आपको आज हम अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में यहाँ रुकने के छोटे से ब्रेक के लिए। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के बाद ये उनकी पहली पश्चिम बंगाल की यात्रा होगी। नितिन नवीन राज्य विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले नितिन नवीन की ये बंगाल यात्रा कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। और खासतौर से अब बात कर लेते हैं SIR को लेकर, जिसको लेकर हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं जिन पर शीर्ष अदालत में आज सुनवाई होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि मतदाताओं की नागरिकता की जांच सिर्फ चुनावी उद्देश्य से की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल सही और वैध मतदाताओं को सूची में शामिल करना है। वोट का अधिकार सिर्फ उम्र से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि नागरिकता और कानून के तहत पात्रता होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में जो देरी होती है उनका पता लगाना और फिर उनका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और इतना ही नहीं 85 लाख करोड़ की लगभग 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द ही पूरा भी कर लिया गया है। प्रगति की पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक लगातार सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। और प्रगति पहल के तहत आइए बात करते हैं हम पावर प्रोजेक्ट को लेकर। दरअसल कर्नाटक के विजयपुर में स्थित कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट न केवल तकनीक का चमत्कार है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रगति विजन की सफलता का एक शानदार उदाहरण भी है। कैसे जटिल बाधाओं को पार कर ये महापरियोजना राष्ट्र की शक्ति बनी, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कुडगी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट दक्षिण भारत के सबसे बड़े बिजली केंद्रों में से एक है। एनटीपीसी द्वारा विकसित ये 2400 मेगावाट का संयंत्र 3 अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयों से लैस है, जिसे सुपर क्रिटिकल प्लांट कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये पारंपरिक संयंत्रों के मुकाबले कम कोयले और पानी में 5% अधिक बिजली पैदा करता है। ये तकनीक न केवल उच्च दक्षता सुनिश्चित करती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है, जो पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समझौतों के तहत यहाँ की बिजली कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी जैसे राज्यों को मिल रही है, जो ग्रिड की स्थिरता और औद्योगिक विकास की रीढ़ बन गई है। हालांकि जितना महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट है, उतनी ही बाधाएं इस प्रोजेक्ट की राह से गुजरी। कर्नाटक में कोयले का अपना भंडार नहीं है, इसलिए झारखंड के पकरी बरवाडीह से लंबी दूरी की कोयला आपूर्ति के लिए मजबूत रेलवे नेटवर्क अनिवार्य था। वहीं शुष्क क्षेत्र होने के कारण अलमाटी जलाशय से सालाना 5.2 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी का आवंटन भी एक जटिल प्रक्रिया थी। रेलवे कनेक्टिविटी, रसद और जल प्रबंधन जैसी बाधाएं परियोजना की गति को रोक रही थीं। ऐसे गंभीर चुनौतियों के बीच परियोजना के महत्व को समझते हुए 24 जून 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति के तहत इसकी समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री ने रेलवे लाइन के दोहरीकरण, भूमि हस्तांतरण और जल पाइपलाइन के लिए ROU यानी कि उपयोग अधिकार के कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय ने समयबद्ध तरीके से लाइनों को मजबूत किया ताकि कोयले की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। साथ ही 11 किलोमीटर की रेलवे साइडिंग और एश पाइप कॉरिडोर के लिए लंबित भूमि विवादों को भी प्रगति के हस्तक्षेप से सुलझा लिया गया। TPC कुडगी पावर स्टेशन का निर्माण के टाइम काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे लैंड एक्विजिशन, रेल लाइन डबलिंग, मैकअप वाटर कॉरिडोर पाइपलाइन लैंड एक्विजिशन। इन सब चुनौतियों को समय समय पर प्रगति के बैठक के समीक्षा से समाधान मिली और जिससे ये प्रोजेक्ट संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम ये हुआ कि कुडगी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन की बाधाओं से निकलकर सुचारू कमीशनिंग की ओर बढ़ा। आज कुडगी दक्षिणी ग्रिड को अटूट बिजली प्रदान कर रहा है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का एक शक्तिशाली आधार है। कुडगी थर्मल पावर प्रोजेक्ट एक उदाहरण है कि कैसे उच्चतम स्तर की निगरानी और अंतर सरकारी सहयोग से बड़ी चुनौतियों को भी राष्ट्रीय संपत्ति में बदला जा सकता है। तो जाना आपने किस तरीके से हम कह सकते हैं प्रगति पहल के जरिए विकास को गति मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो विरासत है वो भी साथ चलती हुई नजर आती है। और इसी को लेकर आपको बता दें, आज से नया सवेरा में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक विशेष सांस्कृतिक सीरीज, एक दिन एक उत्सव। जी हाँ, इस सीरीज के माध्यम से हम भारत की विविधता में निहित एकता को आप तक पहुंचाएंगे। हर कड़ी में देश के किसी एक उत्सव को केंद्र में रखा जाएगा, चाहे वो राष्ट्रीय पहचान रखता हो या फिर किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और अर्थपूर्ण जरूर है। ये सीरीज भारत की जीवंत परंपराओं, लोक विश्वासों, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्तियों को एक भावनात्मक और ज्ञानवर्धक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करेगी। एक दिन एक उत्सव, जी हाँ, आज इसके तहत आपको बताते हैं कैसे नई फसल, नया वर्ष और नई शुरुआत का प्रतीक है विशु त्योहार। कचारी समुदाय का यह पर्व कृषि चक्र की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व पर गांव में पारंपरिक अनुष्ठान होते हैं। मुख्य रूप से असम और नागालैंड में मनाया जाने वाला ये त्योहार कृतज्ञता और सामुदायिक एकता का एक उत्सव है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम और नागालैंड में रहने वाले कचारी जनजाति की एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है। बोडो कचारी समुदाय का हिस्सा होने के नाते कचारी लोग अपने त्योहारों और रीति रिवाजों के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इनमें से एक प्रमुख उत्सव है विशु, जो न केवल कृषि के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करता है, बल्कि कचारी संस्कृति की समृद्धि और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को भी दर्शाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से कृषि आधारित होता है, क्योंकि कचारी लोग पारंपरिक रूप से कृषि कार्य में संलग्न हैं। चावल की खेती इनकी मुख्य आजीविका का साधन है और विशु के दौरान लोग नए साल और कृषि सीजन की शुरुआत का स्वागत करते हैं। ये उत्सव उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। विशु के दिन कचारी लोग पूजा अर्चना करते हैं और पारंपरिक लोकगीत गाते हैं, लेकिन विशु के उत्सव का एक और खास पहलू है बागुन रुम्बा, कचारी समुदाय का पारंपरिक नृत्य, जो इस दिन का अहम हिस्सा होता है। बागुन रुम्बा को तितली नृत्य भी कहा जाता है, जो न केवल कचारी जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि ये प्रकृति और सौंदर्य के साथ सामंजस्यपूर्ण रिश्ते को भी दर्शाता है। बागुन रुम्बा नृत्य के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे खाम यानी ढोल, सिफुंग यानी बांसुरी और सेरजा और जेठा का संगीत भी गूंजता है। ये संगीत न केवल नृत्य को और आकर्षक बनाता है, बल्कि कचारी संस्कृति की गहरी जड़ों को भी दर्शाता है।
बिशु कचारी जनजाति के लिए एक पहचान और एकता का प्रतीक बन चुका है। ये त्यौहार न केवल एक सांस्कृतिक उत्सव है, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और कृषि जीवन शैली का सम्मान करने का भी एक अवसर है। यही कारण है कि कचारी लोग इसे बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं। बिशु के माध्यम से कचारी जनजाति अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति अपने प्यार को संजोए रखते हैं। ये न केवल उनके अस्तित्व का उत्सव है, बल्कि उनके जीवन के अहम हिस्से का भी प्रतीक है। बिशु की ये खासियत एकता और सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो भारत है संस्कृति से परिपूर्ण और संस्कृति के अलग अलग झलक हम अपने इस खास सेगमेंट के जरिए आपको हर रोज दिखाएंगे। नया सवेरा में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। आइए आपको प्रेस रिपोर्ट में बताते हैं अलग अलग समाचार पत्रों में कौन सी सकारात्मक जो खबरें हैं वो प्रकाशित हुई हैं और कुछ ऐसी खबरें जो कि लीक से हटकर भी हैं। जो पहली खबर है वो है बजट 2026-27 से संबंधित। इस बार का जो बजट है किन मायनों में खास रह सकता है। निर्मला सीतारमण लगातार बतौर वित्त मंत्री 9वीं बार जो बजट है वो पेश करने जा रही हैं और पिछले बजट में हमने देखा था कि किस तरीके से आम करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत मिली थी। उसके बाद GST बचत भी हमने देखी थी। इस बार लेकिन माना जा रहा है जो सीमा शुल्क ढांचा है उसमें कुछ जो बड़ा बदलाव है वो किया जा सकता है। साथ ही ये माना जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है यानी मानक कटौती जो है उसमें भी कुछ बदलाव के जरिए आम जनता को शायद राहत पहुंचाने की जो कोशिश है वो उस बजट में नजर आ सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर। तो बजट से है काफ़ी उम्मीदें। अगली खबर आपको बताते हैं एक और उम्मीद से जुड़ी हुई खबर जिसे साकार भी किया गया है। जी हां, सेना के डिटेक्टर बनेंगे विटाल और हेक्साकॉप्टर ड्रोन। आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से एक टास्क दिया गया था जिसके तहत ये ड्रोन तैयार किया गया है और अब विभाग इसे पेटेंट भी कराने वाला है। दुर्गम जंगलों में छिपे हुए संदिग्धों आतंकियों की तलाश में सेना के जवानों को अब परेशानी नहीं होगी और सर्च ऑपरेशन में ड्रोन उनके मददगार होंगे और ऐसे स्थानों से 25 किलोमीटर दूर बैठकर भी जवान ड्रोन के जरिए जानकारी जुटा सकेंगे। और इतना ही नहीं, अगर जवान मौके पर मौजूद हैं तो ड्रोन से जानकारी मिलने पर निशाना भी बना सकेंगे। और आइए रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का जो कि बता रही है कि किस तरीके से जब हम रिसाइकल की बात करते हैं। ये खबर है दरअसल गुजरात के अहमदाबाद से, जहाँ की रहने वाली हैं राजसी टब की जो 19 वर्ष की हैं और इन्होंने आपको बता दें लगातार जिस तरीके से जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो प्लास्टिक की डंडियाँ थीं उन पाइप का उनका प्रयोग किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसको रिप्लेस किया है। जो अक्सर हम देखते हैं कि बसंत पंचमी पे बड़ी संख्या में जो पतंगे हैं वो उड़ाई जाती हैं, उन खराब पतंगों का जो खासतौर से जो लकड़ी का हिस्सा होता है, जो डंडी होती है, उसको उन्होंने ध्वज में उसका इस्तेमाल किया है और उसके ज़रिए ना सिर्फ एक संदेश भी बल्कि किस तरीके से अगर देखा जाए तो कचरे से आज़ादी का एक नारा भी उन्होंने दिया है। अब रुक करेंगे अगली खबर की तरफ।
अगली खबर है बढ़ते ट्रेंड से जुड़ी हुई। आपको बता दें एक नया ट्रेंड इस समय कौन सा चल रहा है। दरअसल मोबाइल ऐप पर पेंगुइन और बिल्ली पाल रहे हैं लोग। अकेलेपन और बदलती जीवन शैली के बीच लोग अब पालतू जानवरों का सहारा भी डिजिटल तरीके से लेने लगे हैं और इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहे हैं। एआई पालतू जानवर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और लोग मोबाइल ऐप के जरिए वर्चुअल पेंगुइन, बिल्ली, कुत्ते या फिर ड्रैगन की देखभाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जानवरों को पालने के लिए महीने में रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोग इनके लिए कपड़े खरीदते हैं, खाना, खिलौने और फर्नीचर भी दिए जा रहे हैं। 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार अगर भारत की बात करें तो इस तरह के ऐप का है और 2028 तक 8300 करोड़ रुपए तक इसका व्यापार फैल सकता है। ये उम्मीद भी ये खबर करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो बात हुई अलग अलग खबरों की जो प्रकाशित हुई हैं समाचार पत्रों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड वॉच में नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले अगर बात अमेरिका की कर लें तो यहाँ तेज आर्कटिक तूफान के बाद अब जानलेवा शीतलहर ने लाखों लोगों का जीवन संकट में डाल दिया है, जिसमें मरने वालों का जो आंकड़ा है बढ़कर करीब 2 दर्जन तक पहुंच गया है। भारी बर्फबारी और बर्फीली बारिश से सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से अस्वस्थ है। दक्षिण के राज्यों टेनेसी, टेक्सास और लुइसियाना में बुनियादी ढांचा चरमरा गया है और करीब 6 लाख से अधिक घरों की बिजली गुल है। अमेरिका की लगभग 19 करोड़ आबादी वर्तमान में किसी न किसी प्रकार के कोड अलर्ट के दायरे में है। मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे चला गया है, जहां फ्रॉस्टबाइट का खतरा बना हुआ है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर और विजिबिलिटी कम होने के कारण हजारों उड़ानें और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो बर्फीले के तूफान की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है अमेरिका में। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 19 करोड़ अमेरिकी जो कि अभी तक इससे प्रभावित माने जा रहे हैं, अलग अलग राज्य वहां पर, और जिसमें अभी करीब 23 लोगों की मौत का जो आंकड़ा है वो भी सामने आया है। तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है ये बर्फीला तूफान, जहां पर 23 लोगों की मौत हो गई है। और भी दुनिया भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। फ्रांस में अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां की संसद के निचले सदन ने इस पर कड़ा प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास कर दिया है। एक लंबे सत्र के बाद नेशनल असेंबली में इस विधेयक को 130 वोटों के भारी बहुमत से मंजूरी मिली, जबकि इसके विरोध में केवल 21 वोट ही पड़े। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के सीनियर कमांडर ग्रेग बिफोनो और उनके कुछ एजेंट आज मिनीपोलिस छोड़ सकते हैं। यह बड़ा प्रशासनिक बदलाव 37 वर्षीय नर्स एलेक्स प्रेटी के संघीय एजेंट द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद बढ़ते सार्वजनिक विरोध और तनाव के बीच हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आयात होने वाले ऑटोमोबाइल, लकड़ी और दवाओं पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% करने का ऐलान किया है। ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि कोरियाई विधायिका द्वारा व्यापार समझौते को पारित न किए जाने के कारण ये सख्त आर्थिक कदम उठाना पड़ा है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप मनी मंत्रा सेगमेंट में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की जो कीमतें हैं लगातार जिस तरीके से आसमान छूती नजर आ रही हैं, इसमें कैसे अगर आप चाहें तो उसमें निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किस में निवेश करना बेहतर रहेगा इसकी अगर बात की जाए, क्योंकि हम देखते हैं बड़ी संख्या में जो निवेशक है वो निवेश करते हैं गोल्ड, जो कि एक पारंपरिक सुरक्षित निवेश माना जाता है, तो सिल्वर इंडस्ट्रियल और सेफ हेवन के रूप में एक अहम भूमिका निभा रही है। वहीं गोल्ड जो है संकट के दौर में उसकी डिमांड नजर आती है, मांग नजर आती है, लेकिन सिल्वर क्योंकि इसमें एक उतार चढ़ाव जो है वो लगातार देखने को मिलता है। वहीं गोल्ड में मौजूदा समय में एक स्थिर रिटर्न गोल्ड ने दिया है, जबकि सिल्वर जो कि शॉर्ट टर्म में उसमें जोखिम अधिक माना जाता है, रिस्क वहाँ पर है। वहीं गोल्ड को माना जाता है कि पोर्टफोलियो को आपको सुरक्षा भी देता है, संतुलन भी, और ऐसे में अलग अलग वजह हैं उछाल की। आप देख सकते हैं ट्रेड वॉर की आशंका और वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से गोल्ड सिल्वर की कीमतों में उछाल नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठापटक का जो असर है वो भी इनकी कीमतों पर पड़ता है। अमेरिका और यूरोप में तनातनी से भी कीमतों में जो उछाल है वो देखने को मिला है और अभी तक के अपने उच्चतम स्तर पर दोनों की कीमतें नजर आती हैं। वहीं वैश्विक स्थिति के चलते सुरक्षित निवेश की तलाश में है निवेशक और उस वजह से इसमें ज़्यादा संख्या में जो निवेश है वो हो रहा है। वहीं रिटर्न के मामले में बेहतर विकल्प अभी तक साबित हुए हैं। गोल्ड सिल्वर की बात की जाए, नया वर्ष
2025 में भी और इस वर्ष भी हमने देखा किस तरह की बढ़ोतरी है और उसी वजह से एक अच्छी खासी मांग जो है वो निकलती हुई इनकी आ रही है। वहीं खरीद की तुलना में रिसाइकिल के लिए जो चांदी है वो नहीं आ रही, उस वजह से चांदी यानी सिल्वर के भाव में भी एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे। दिन प्रतिदिन बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूकता ही आपका सबसे मजबूत हथियार है। नया सवेरा के आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फिल्म पायरेसी को बढ़ावा देने वाले ऐप पिकाशो के बारे में, जिसको लेकर सरकार ने चेतावनी भी जारी की है। जारी चेतावनी में कहा गया है कि पिकाशो ऐप को फोन में डाउनलोड करने से आपकी निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। गृह मंत्रालय ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और साइबर दोस्त के माध्यम से पिकाशो ऐप को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है और कहा है कि पिकाशो एक असुरक्षित ऐप है जिस पर दिखाया जाने वाला कंटेंट पायरेटेड होता है। इस ऐप के जरिए आपके फोन में मैलवेयर या स्पाईवेयर प्रवेश कर सकता है। इससे आपकी निजी जानकारी, फोटो, कॉन्टैक्ट्स और यहाँ तक कि बैंकिंग डिटेल्स भी लीक होने का खतरा रहता है। ऐसे ऐप पर कंटेंट देखना कानूनी अपराध भी है। और आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर स्पोर्ट्स ट्रैक में। विमेंस प्रीमियर लीग में आज गुजरात जॉइंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले मैच में आरसीबी को मात दी थी। दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल 6 अंक के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है। वहीं गुजरात जॉइंट्स के खाते में भी 6 अंक हैं और वो चौथे स्थान पर है। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा की फिटनेस में सुधार हो रहा है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वे अब निरंतर फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्हें मैच खेलने के लिए पूरी तरह से फिट होने में थोड़ा समय लगेगा और वे न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में आखिरी 2 मुकाबलों में नहीं खेल पाएंगे। तिलक वर्मा टी20 विश्व कप से पहले होने वाले अभ्यास मैच से पहले 3 फरवरी को मुंबई में टीम के साथ जुड़ेंगे। चयन समिति ने फैसला किया है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के बाकी बचे 2 मुकाबलों के लिए श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के साथ बने रहेंगे। श्रेयस अय्यर को तिलक वर्मा के विकल्प के रूप में चुना गया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हरियाणा की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। लद्दाख की टीम दूसरे और महाराष्ट्र की टीम तीसरे स्थान पर रही। वहीं खेलों के आखिरी दिन सोमवार को आर्मी की टीम ने आइस हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। आर्मी की टीम ने फाइनल में चंडीगढ़ को 3-2 से मात देकर आइस हॉकी का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत की, हमारे खास सेगमेंट फिटनेस मंत्र के जरिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन को लेकर। यानी उच्च रक्तचाप एक गंभीर समस्या है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को उच्च रक्तचाप हो सकता है। ऐसे में और किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन की समस्या काफी लोगों को प्रभावित करती है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो उच्च रक्तचाप स्वास्थ्य के एक बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है। रक्तचाप क्या है, क्यों बढ़ता है इसका स्तर और रक्तचाप अधिक होने से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये समझना आवश्यक है। हाई ब्लड प्रेशर हम जब मानते हैं यदि किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होता है, मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर और नीचे का 90 से ऊपर। कई लोगों में ब्लड प्रेशर कभी कभी ऊपर जाता है, जैसे कभी 140 हो रहा है बाई 70 हो रहा है, 150 हो रहा है बाई 70 और बीच बीच में नीचे आ जाता है। इसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, क्योंकि इनका बीच बीच में ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है और अपने आप थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइफस्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो। हृदय हमारे शरीर के लिए एक पंप के रूप में कार्य करता है और ऑक्सीजन से भरपूर रक्त को पूरे शरीर में संचारित करता है। संचरण के समय होने वाले रक्त के दबाव को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। शरीर की रचना और आयु के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप में मामूली अंतर होता है। रक्तचाप सामान्य दैनिक प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है। ब्लड प्रेशर का इलाज 2 तरीके से होता है। एक होता है लाइफस्टाइल मेजर्स, मतलब आप अपना खान पान, रहन सहन, एक्सरसाइज, स्मोकिंग सेसेशन, अल्कोहल बंद करना, इन सब माध्यम से आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। पर कई स्वास्थ्य और सेहत के बाद आइए अब बात मौसम की।
फिलहाल के लिए नया सवेरा में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज की इन खास तस्वीरों के साथ हम छोड़ जाएंगे संध्या। बिल्कुल मुकुल, हम बताते हैं अपने दर्शकों को रंग बिरंगी लालटेन के उत्सव से जुड़ी हुई खास तस्वीरें जो दिखने में बेहद खूबसूरत है और सबका मन भी मोह लेती है। तो आप इन खूबसूरत तस्वीरों का, रंग बिरंगे नजारों का आनंद लीजिए। मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।